डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शकील अंजुम। आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 साउंड के बारे में जो चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली साउंड होता क्या है, एक लफ्ज़ होता है एकॉस्टिक। द स्टडी ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड एकॉस्टिक्स। उससे ये निकला हुआ है, स्टडी ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड एकॉस्टिक्स, कि आवाज़ के मुतल्लिक जो इल्म है उसको हम एकॉस्टिक्स का नाम देते हैं। साउंड क्या है? साउंड प्रोडक्शन के लिए हमें किसी भी बॉडी का वाइब्रेट होना ज़रूरी होता है, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। इसके अलावा एक और कंडीशन भी है कि साउंड को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम भी ज़रूरी होता है। तो दो चीज़ें हमें साउंड के लिए चाहिए होती हैं, एक तो मीडियम चाहिए होता है और दूसरा जो है बॉडी जो है वो क्या होनी चाहिए, वाइब्रेट करनी चाहिए। तो साउंड को आगे लेके हम चलते हैं। साउंड डिफाइन करता हूँ। ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि जब तक कोई बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर वो बॉडी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही होगी तो साउंड भी ज़्यादा पैदा होगी, अगर उसकी वाइब्रेशन कम होगी तो साउंड भी कम प्रोड्यूस होगी। फिर साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है डेट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम ज़रूरी होता है। जैसे एयर है, जब एयर मौजूद होगी तो मीडियम जो है साउंड जो है वो प्रोपगेट करेगी, अगर एयर ही मौजूद नहीं होगी तो साउंड प्रोपगेट नहीं करेगी। इसी तरह हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। गिटार में क्या होता है, साउंड जो होती है उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जो वायर्स होती हैं, उनकी वजह से प्रोड्यूस होती है। अगर उनकी वाइब्रेशन वायलेंटली ज़्यादा होगी, वायलेंटली मतलब शिद्दत से ज़्यादा होगी तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर उनकी वाइब्रेशन कम होगी तो उसमें साउंड भी कम प्रोड्यूस होगी। फिर इस तरह ह्यूमन हार्ट जो होती है, ह्यूमन हार्ट बीट जो है वो भी वाइब्रेट करता है। इसी तरह वोकल कॉर्ड्स जो है उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होती है। इस तरह स्टेथोस्कोप जो है ये भी हमें साउंड प्रोड्यूस करने में मदद देता है। तो ये जो हमारा आर्टिकल है ये पेज नंबर 20 पर है। यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, वो मैं आपको मार्क करा देता हूँ। सबसे पहले साइड इन्फॉर्मेशन है पेज 20 पर। यहाँ पर क्वेश्चन आप लिख लेंगे डिफाइन साउंड, तो उसका आंसर मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, डिफाइन स्टेथोस्कोप, वो भी साइड इन्फॉर्मेशन में। डिफाइन स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप ऑपरेट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस via air-filled hollow tubes to the listener ear. The chest piece usually consists of a plastic disc called, इसे diaphragm कहते हैं, जिसका मतलब होता है पर्दा। If the diaphragm placed on the patient's body, sound vibrate the diaphragm creating acoustic pressure waves. Acoustic के बारे में अभी बताया मैंने कि the study of sound is called acoustics. Acoustic pressure which after multiplication reflection travel to the tube to the doctor's ears. तो साउंड जब प्रोड्यूस होगी तो वो डॉक्टर के एयर तक पहुंचेगी, वो उसको सुनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो साउंड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होगी और उसको आसानी से सुन सकेगा। इस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। इन अ गिटार साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स। Our voice results from the vibration of our vocal cords. Human heartbeat and the vibration of other organs like lungs also produce sound waves. Doctors use stethoscope to hear these sound. ये तमाम एग्जाम्पल जो है आपको साउंड को प्रोड्यूस होने में समझने में मदद देंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। अभी मैंने आपको बताया जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। इसमें पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, हम इसमें एग्जांपल दे लेते हैं ट्यूनिंग फोर्क की। ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? इन स्कूल लेबोरेटरीज वो प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर साउंड। जो पार्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम स्कूल के लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम ट्यूनिंग फोर्क का नाम देते हैं। यह यू शेप का होता है इस तरीके से। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं ट्यूनिंग फोर्क को, इट हैज़ यू शेप्ड हैविंग टू प्रोंग्स एंड वन स्टम। इसको प्रोंग का नाम देते हैं। एक प्रोंग इसका ये होगा, एक प्रोंग ये होगा, और ये इसकी क्या कहलाएगी, स्टम कहलाएगी। तो इस टाइप का होता है, इसको हम ट्यूनिंग फोर्क का नाम देते हैं। हम लोग इसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम लोग क्या करते हैं, एक रबर पैड लेते हैं, उस रबर पैड पर जब इस ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करते हैं तो इसका एक प्रोंग जो है वो वाइब्रेट करेगा। उस वाइब्रेशन
शुदा ट्यूनिंग फोर्क को हम अपने एयर के करीब ले आते हैं। जब हम अपने एयर के करीब ले आएंगे तो वहाँ पर क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी, वो हम उस ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन को हम आसानी से सुन सकते हैं। इस तरह घर में अगर ये कोई प्लेट ले लें और एक स्पून ले लें, उस स्पून को अगर आप प्लेट पर स्ट्राइक करेंगे तो प्लेट जो होगी वो वाइब्रेट कर रही होगी, और उस प्लेट की वाइब्रेशन जो है आप सुनने के लिए अगर उसको कान के करीब ले आएंगे तो वो भी वाइब्रेशन होगी, जिसको हम साउंड को आसानी से सुन सकते हैं। इस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एक सपोर्ट के साथ थ्रेड को बांध देते हैं, थ्रेड के साथ एक टेनिस बॉल को हम सस्पेंड कर देते हैं, और वाइब्रेट शुदा ट्यूनिंग फोर्क जब इसके करीब ले आएंगे तो ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन की वजह से जो टेनिस बॉल अगर मीन पोजीशन पर है तो वो वहाँ से पुश होगी और टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा था उसने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई, जिसकी वजह से वो बॉल जो है मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, एक्सप्लेन साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इसमें भी यहाँ पर साउंड प्रोडक्शन होगी और इसके अलावा मीडियम का होना ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक बेल जार लेते हैं, उस बेल जार के अंदर हम एक बेल को सस्पेंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ 2 वायर्स, और साथ एक पावर सप्लाई भी लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम बाहर से पावर सप्लाई ऑन करते हैं। बेल जार के अंदर जो बेल है वो बनना शुरू हो जाती है। कंडीशन ये है कि शुरू में हमने एयर इस बेल जार के अंदर एंटर की हुई है, और अंदर जो घंटी बज रही है, जो बेल बज रही है, उसकी आवाज़ हमें बाहर सुनाई दे रही है। ऐसा ऐसा हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप की मदद से एयर को बाहर की तरफ सक करना शुरू कर देते हैं। वैक्यूम पंप का ये मकसद है कि वो एयर को सक करना शुरू कर देता है और अंदर एयर की मिकदार जो है ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है। अब घंटी तो अंदर बज रही है, लेकिन उसकी जो साउंड प्रोडक्शन है, उसकी साउंड की आवाज़ जो है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि एयर जो है अंदर कम होना शुरू हो गई है। जैसे जैसे एयर कम होती जाएगी, साउंड की जो प्रोडक्शन होगी वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब सारी की सारी एयर बाहर आ जाएगी तो साउंड जो प्रोड्यूस हो रही होगी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। इवेंचुअली इसको हम कहते हैं कि डाइज आउट हो जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। इसका मकसद ये हुआ कि अंदर घंटी तो बज रही है, लेकिन क्योंकि मीडियम एयर जो है वो अंदर नहीं है तो उसकी आवाज़ हमें बाहर सुनाई देना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, ऐसा ऐसा एयर को इसके अंदर एंटर होना दाखिल करते हैं। जब एयर अंदर जाएगी तो घंटी की आवाज़ जो है दोबारा हमें सुनाई देना शुरू हो जाएगी। इसका मकसद ये हुआ इस एक्टिविटी में कि साउंड को प्रोडक्शन के लिए एक मीडियम का होना ज़रूरी है। वो मटेरियल मीडियम यहाँ पर क्या होगा, वो होगा हमारे पास एयर। तो ये एक्टिविटी इस तरीके से हम इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है अपनी बुक का, अगर आप पेज नंबर 21 निकालें, एक्सप्लेन साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इसको आप लोग लिखेंगे यहाँ से, अनलाइक लाइट वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड कैन आल्सो पास थ्रू वैक्यूम, sound waves require some material medium for their propagation. This can be proved by bell jar apparatus. The bell jar is placed on the platform of vacuum pump. An electric bell is suspended in the bell jar with the help of 2 wires connected to a power supply. By switching on the power supply, electric bell will begin to ring. We can hear the sound of the bell now start pumping out air from the jar by means of a vacuum pump. तो एयर को मैंने कहा वैक्यूम पम्प के ज़रिए हम बाहर निकालते हैं। द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर फेबल, का मतलब होता है कम होती है, एंड इवेंचुअली डाइज, और बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ऑल द बेल इज स्टिल रिंगिंग व्हेन वी पुट द एयर बैक इनटू द एयर। जब हम एयर को उसमें दोबारा एंटर करते हैं तो क्या होता है, वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल अगेन। फ्राम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रैवल प्रोपोगेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और अनदर मीडियम। तो ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको और इसके साथ साथ ये याद रखें कि बेल जार ऑपरेटर्स के आप डायग्राम भी लाजमी बनाएंगे इस लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्गिट्यूडल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो इसका क्वेश्चन इस तरह आता है, एक्सप्लेन लॉन्गिट्यूडल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी होती है हमारे पास ट्रांसफर वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिस्कस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स।
अब इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, इसमें साउंड वेव्स आ जाती हैं। साउंड वेव्स को हम लोग चैप्टर 10 में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम लोग क्या करते हैं, एक स्लिंकी स्प्रिंग लेते हैं, उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उस स्प्रिंग को हम पुश एंड पुल करते हैं। जब पुश एंड पुल करेंगे तो वहाँ पर कुछ कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन पैदा होंगे, तो जो कि मीडियम की डायरेक्शन में मूव करती हैं वे, तो इस किस्म की जो प्रोडक्शन होती है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल नेचर का नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। यहाँ पर हम लोग साउंड में क्या करते हैं, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम एक ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ट्यूनिंग फोर्क का मैंने अभी बताया है कि ये यू शेप में होता है और नीचे एक स्टेम होती है और दूसरा जो है इसके दो प्रॉन्ग्स होते हैं। यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क की एक ओ जो है इसको मीन पोजीशन को दिखाया गया, ए और बी जो है वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब ट्यूनिंग फोर्क नॉर्मल पोजीशन में है तो डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल जो है वो राइट साइड पर वो सेम पोजीशन में है, यानी कि वो यूनिफॉर्म पोजीशन में है। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क के राइट प्रोंग को जो है रबर बैंड पर स्ट्राइक करते हैं, तो होता क्या है, ये जो राइट प्रोंग है ये एग्जर्ट प्रेशर करता है ऑन एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल। जो करीबी एयर के पार्टिकल्स हैं या एयर की लेयर्स होती है, लेयर तह को कहते हैं, उन पर एक प्रेशर लगाता है। जब प्रेशर लगाएगा तो एयर के मॉलिक्यूल पर दबाव बढ़ता है, वो ऐसा ऐसा जो है प्रेशर उस पर ट्रांसफ़र होगा, और जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो जब करीब करीब आएंगे तो वहाँ पर एक कंप्रेशन पैदा होता है जिसको हम दबाव का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वही प्रोंग जो राइट प्रोंग है जब एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ गया, आफ्टर अ मूवमेंट लेटर, कुछ देर के बाद वो बी से ओ की तरफ आएगा और ए की तरफ जो जाएगा वो लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा। अब हुआ क्या, वहाँ पर जो बी की तरफ प्रेशर लगा हुआ था उसके मॉलिक्यूल्स की जो प्रेशर था वो कम हो गया, और जब राइट प्रोंग बी से मीन पोजीशन ओ से होता हुआ ए की तरफ आएगा तो फिर क्या होगा, प्रोंग मूव फ्रॉम बी टू ए, प्रेशर एडजेसेंट लेयर डिक्रीज होगा और यहाँ पर रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि हमें लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स के लिए कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की ज़रूरत थी। इसका मतलब यह जिस तरह मीडियम के पार्टिकल जाएंगे वेव्स भी उसी साइड पर जाएंगी, तो वेव्स भी उसी साइड पर जाएंगी, तो इस तरह के पार्टिकल्स कौन से पैदा होंगे, हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के पैदा होंगे, और ये दोनों चीज़ें क्या पैदा करेंगी, लॉन्गिट्यूडनल नेचर पैदा करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड वेव जो थी वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर के फिनोमेना को ओबे कर रही है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा, एक्सप्लेन लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, तो इसको आप लोग पेज नंबर 21 से लेकर 22 तक आप लोग मुकम्मल लिखेंगे, और इसमें कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव। तो इसको मुकम्मल लिखेंगे और डायग्राम भी साथ बनाएंगे। अब तक मैंने आपको जो टॉपिक साउंड का, साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, उसके बाद साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन और लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स पढ़ाया है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।